एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे एमकॉम सेकेंड ईयर के लास्ट ईयर के एफसीओ 5 के क्वेश्चन आंसर। इनको सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन एनी 4 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच गाइड द अकाउंटेंट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। यानी कि अकाउंटिंग के 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं और उनको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि किसी के नाम से कोई बिजनेस है, या मान लीजिए कि जैसे कि डिजिटल हेल्पर इंडिया, ये एक चैनल है, ठीक है, तो ये खुद का एक चैनल है। ठीक उसी तरह से जो खुद के नाम पर बिजनेस होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पर कोई भी बिजनेस है, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसे कि दिया गया यहाँ पर, तो इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। All transactions of the business are recorded in the books of the firm. Business transaction and business property are different from personal transaction and personal property. From the accounting point of view, the owner is different and the business is different. Therefore, under this concept, the liability to the firm and the owner is regarded as the creditor of the firm. The business entity concept is applicable to all from the business form of business organization. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को उनके ऑनर से सेपरेट एंटिटी किया जाता है। बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को फॉर्म की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस प्रॉपर्टी पर्सनल ट्रांजैक्शन और पर्सनल प्रॉपर्टी से अलग होती है। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्राइवेट ट्रांजैक्शन के साथ मिक्स किया जाए, तो बिजनेस करेक्ट फीचर अवेलेबल नहीं होती है और आपके ऑनर को क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर उतनी वैल्यू होती है जितनी उसने कैपिटल लगाई हो। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर ऑनर के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई लायबिलिटी होती है और ऑनर को फर्म का क्रेडिटर माना जाता है। जब भी ऑनर का पर्सनल इंस्पेक्शन बिजनेस फर्म से किया जाता है, तो उसे बिजनेस की बुक्स में ड्राइंग्स के रूप में किया जाता है, ना कि बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सभी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Usually business deals in variety of items having a different physical units such as kilograms, quintals, tons, meters, liters, etc. यूजुअली बिजनेस कई वैरायटी के आइटम्स में डील करता है, जिसकी अलग अलग फिजिकल यूनिट्स होती है, जैसे किलोग्राम, क्विंटल्स, मीटर्स, लीटर एक्सेट्रा। If the sales and purchase of the different items are recorded in the physical items, it will cause problems. अगर सेल्स और परचेस को फिजिकल टर्म्स पर रिकॉर्ड किया जाएगा तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। But if these are recorded in common denomination, their total becomes homogeneous and meaningful. लेकिन अगर इनको कॉमन डेनिमेशन में रिकॉर्ड किया जाएगा तो इनका जो टोटल होगा वो मीनिंगफुल होगा। Therefore we need a common unit of measurement, क्योंकि अगर इनको इनकी फिजिकल यूनिट में इंटर करेंगे तो कई आइटम किलोग्राम में होंगी, कोई मीटर में, कोई पीसेस में। मनी डज दिस फंक्शन, इट इज adopted a common measuring unit for the purpose of accounting. All recording therefore is done in terms of the standard currency of the country where business is set up. For example, in India it is done in terms of rupees.
तो इनका कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं रहता है, तो इसलिए हमें एक कॉमन यूनिट चाहिए होती है। तो इस फंक्शन को मनी पूरा करता है। इसे अकाउंटिंग पर्पस के लिए कॉमन मेजरिंग यूनिट में अडॉप्ट किया गया है। इसलिए सारी रिकॉर्डिंग उस कंट्री की स्टैंडर्ड कंट्री, ये जहाँ बिजनेस सेटअप होता है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, जैसे कि कोई बिजनेस इंडिया में सेटअप हुआ है तो उसकी जो करेंसी होगी इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जैसे इंडिया में अगर होती हैं तो इंडिया में रुपीज में होती हैं और यूएस में होती हैं यूएस में डॉलर में। And implication of money measurement concept is that only those transactions and events are recorded in the books of accounts which can expressed in terms of money such as purchase, sell, etc. मनी मेजरमेंट की एक अन इम्प्लीकेशन ये है कि अकाउंट बुक्स में वही ट्रांजैक्शन की जाती हैं कि जिनको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे परचेज, सेल, एक्सेट्रा। Another limitation of this concept is that it is based on the assumption that the money value is constant, which is not true. कोई नॉन मॉनेटरी हैपनिंग जैसे लेबर मैनेजमेंट, सेल्स पॉलिसी जो कि बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, जिनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसकी एक और लिमिटेशन यह है कि इसमें यह एजम्पशन ली जाती है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि कुछ नहीं है। द वैल्यू ऑफ रुपी टुडे इज मच लेस देन व्हाट इट वाज इन 2000। रुपी की वैल्यू जो 2000 में थी वो आज बहुत कम है। That is why accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of business. जैसे पहले हम कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में बाय कर सकते थे, हो सकता है कि अभी उसका प्राइस बढ़ गया हो, 20 हो गया हो, क्योंकि मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसलिए अकाउंटिंग डेटा मनी के बिजनेस की ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो अब इसमें थर्ड स्टेज है हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। द टर्म्स ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू being free from bias. Accounting measurements are to be unbiased and verifiable independently. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बायस से फ्री। अकाउंटिंग मैनेजमेंट्स वेरीफाइबल इंडिपेंडेंटली होने चाहिए। For this purpose, all accounting transactions should be evidenced and supported by documents such as invoice, receipt, cash memos, etc. जिसको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सपोर्टेड होना चाहिए, जैसे कि इनवॉइस, रिसिप्ट, कैश मेमोज एक्सेट्रा। These supporting documents vouchers form the basis for making entries in the books of account and for their verification by auditors. ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज करने के लिए और ऑडिटर्स के द्वारा वेरिफिकेशन का बेसिस बनते हैं। As per the items like depreciation and the provision is available, the policy statement made by the management are treated as the necessary evidence. Items जैसे depreciation, provisional for doubtful debts, जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल ना हो, वहाँ मैनेजमेंट द्वारा दिए गए पॉलिसीज को नेसेसरी एविडेंस मान लिया जाता है। अब इसमें फोर्थ है हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स of account will be done only after identifying the transaction and measuring them in terms of money. According to the historical record concept, we record only these transactions which have actually take place in the business during a particular period of time and not these transactions which may take place in future. तो इसमें ये दिया गया है कि अकाउंट्स बुक्स में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन उनको मनी की टर्म्स में मेजर करने के बाद ही की जाती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस में हो चुकी हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, ना कि उन ट्रांजैक्शन को जो कि फ्यूचर में होंगी। तो अब ये हमारा 4 स्टेज हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इन चारों को हमें एक्सप्लेन करना है। जिसमें फर्स्ट है हमारा इंटरिम डिविडेंड, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्सेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो भी हमें इजी लगते हैं, जिनको हम सबसे पहले कर सकते हैं, हमें सबसे पहले वही करना है। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंटरिम डिविडेंड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है तो बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। सेम अगर वो इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। अब अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है और अगर कंपनी को लगता है अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए हम उस पर्टिकुलर टेन्योर के बीच में हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे हैं, तो अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिविडेंड देना है तो ये होता है इंटरिम डिविडेंड। इसको प्रपोज करने का, इसको अप्रूव करने का दोनों राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया है, जो नहीं होता है फाइनल डिविडेंड के केस में। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इंटरिम डिविडेंड के। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि जो इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले दिया जाता है। द पेमेंट इज मेड इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर ही रहता है उसके अंदर ही इसका पेमेंट किया जाता है। जैसे कि 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बीच में पेमेंट कर सकते हैं। इट इज डिसाइडेड एनी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है, जो डिसाइड करते हैं, वो कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग डिसाइड करती है। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं तब इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है। इट कैन बी कैंसल्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंटरिम डिविडेंड देना है, लेकिन उसे रद्द करने का अधिकार शेयर होल्डर को होता है। मतलब कि जो डिविडेंड देने वाले हैं इंटरिम डिविडेंड, उसे वो कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये इंटरिम डिविडेंड्स के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। इसको आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। अब हमारा इसमें सेकंड है हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू। व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू? अब हम ये देखेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल्स में समझेंगे कि ट्रू एंड फेयर होता क्या है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, ट्रू एंड फेयर। ट्रू मीन्स प्रॉपर एंड फेयर मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी लॉ। सो कंपनी में ट्रू एंड फेयर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। द अकाउंट्स आर सेड टू बी ट्रू एंड फेयर when the profit or loss shown in the profit and loss account is true and fair। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है, when the values of assets and liabilities shown in the balance sheet is true and fair। और इसमें जो कंपनी की बैलेंस शीट है तो उसके अंदर आपने प्रॉपर एसेट्स एंड लाइबिलिटी को शो किया है, उसको हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं और बैलेंस शीट इसमें
एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। अब इसको समझना, हाउ वर द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर इफ, मतलब इसको हम कब ट्रू एंड फेयर बोलेंगे, दे कन्फर्म टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, देयर इज नाइदर विंडो ड्रेसिंग नॉर सीक्रेट रिजल्ट, दे डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, दे कंप्ली विद द कंसर्न लॉ। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से बनाया गया है, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्मों का मतलब है इसमें अकाउंट्स बनाते समय, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते समय जो पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो किया है, अपने अकाउंट्स को फॉलो किया है, जो गैप को फॉलो किया है, इसको बोलते हैं FRA, दैट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और इसमें सेकंड नंबर है अपने ऑल आइटम्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, मतलब जर्नल फॉर्म में इसको बोलेंगे ट्रू एंड फेयर। तो अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ऑडिटर शुड इंश्योर फॉलोइंग पॉइंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी अरिथमेटिकली एक्यूरेट एंड दे शुड एग्री विद बुक of the account. Assets and liabilities should be valued as per generally accepted accounting principle. That proper distinction should be made between capital and revenue expenditure. The provision for depreciation is proper. तो अब हम इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। अगर जैसे इसमें स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है, जैसे कि ये जो भी इसमें पॉइंट दिए, ये जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर। ये जो प्रेजेंट होती है उसको हम ट्रू एंड फेयर बोलेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वह एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद बुक्स अकाउंट्स में। सेकंड है हमारा कंपनी का जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो प्रॉपर्ली गाइड हुआ है कि नहीं, दैट इज ट्रू एंड फेयर। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब थर्ड है हमारा कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर आपने बैड डेट्स का प्रोविजन प्रॉपरली शो किया है या नहीं शो किया है, बैलेंस शीट में प्रॉपर उसका दिया है कि नहीं, डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली शो किया है कि नहीं किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लाइबिलिटी आइटम है वो पीएल में जाएगा, जो कैपिटल आइटम है वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, तब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन लायबिलिटीज। तो हम ये जानेंगे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज होती क्या है, जो फ्यूचर में जिसका रिजल्ट आने वाला है, भले वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। तो ये चेक करते हैं कि कंपनी ने कंटीजेंट लायबिलिटी को प्रॉपरली बैलेंस शीट में शो किया है कि नहीं किया है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है एज पर एक्रूवल बेसिस। तो अब इसमें एक्रूवल क्या होता है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय की मई की सैलरी है लेकिन वो उसको जून में मिली है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन में शो किया जाएगा कि जो मई की सैलरी है वो मई में ही शो की जाएगी, उसकी ट्रांजैक्शन मई में ही शो की जाएगी, भले ही उस एम्प्लॉय को जून में सैलरी मिली है। अब लास्ट है हमारा आइटम्स ऑफ अनयूजुअल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। इसमें हम ये भी चेक करेंगे कंपनी ने जो अपनी अनयूजुअल आइटम है उसको प्रॉपरली शो किया है कि नहीं शो किया है। तो जो अनयूजुअल आइटम्स हैं उसको भी बैलेंस शीट में शो करना चाहिए, दैट इज अ ट्रू एंड फेयर। तो अब इसमें ये हुआ हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू, हमने ये सीखा कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब हमें ये चेक करना है, ये देखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है। आइए अब इसको समझते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात करें तो इसमें पहले तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये टर्म हमारे लिए एसेट्स है
लायबिलिटी है या फिर एक्सपेंस है। तो अब इसमें जो ये वर्ड दिया गया है प्रोविजन, तो प्रोविजन का मतलब है हमें फ्यूचर में उसको पे कर देना है। तो इसमें दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका जो ट्रीटमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज पर एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बनाई जाती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर करंट लायबिलिटी, जो करंट लायबिलिटीज होती है शॉर्ट टर्म की, वो प्रोविजन में आती है। अब इसमें जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो इसमें टू रिलेवेंट है। नंबर 1 है adjustment for difference between tax provided and tax assessed. If the tax assessed is more than the tax provided in the books, then this difference is adjusted for profit and loss account in the form of prior period tax expenses. तो इसमें जो ये बोला गया है टैक्स असेस्ट, जो असेसमेंट ईयर में टैक्स असेस्ट इंक्लूड करते हैं, जो इनकम टैक्स करने का मेथड होता है, टैक्स प्रोवाइडेड इन द बुक्स, जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ होता है, उनके बीच एक डिफरेंस आए, जो टैक्स असेस्ट आपका ज़्यादा निकले और इसमें आपने कम का क्रिएट करके रखा है, तो एंट्री पास होगी। तो इसमें जो एंट्री पास होगी यानी कि आपको ज़्यादा प्रोविजन, उतना जो डिफरेंस आ रखा है उतने का और प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री शुड बी पास प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीरियड टैक्स एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो इसमें ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देकर लिखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है। इसको अगर पूरा एग्जाम्पल में लिखेंगे तो इसमें आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और आपको एंट्रीज भी करनी है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी बनाना है। तो इसमें आप इजली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी अस्तित्व में आने से पहले ही ये खर्चा होता है। ये कैसे पॉसिबल है कि कंपनी अस्तित्व में आने से पहले ही खर्चा होता है? आइए चलिए देखते हैं। इसमें देखिए जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले खर्चे होते हैं, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन चार्ज। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी में, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। अब ये फीस जब तक हम दे देंगे नहीं, तब तक कंपनी फर्म नहीं होगी, और तब तक कंपनी स्टार्ट भी नहीं होगी। सेकंड है हमारा कंपनी स्टैम्प ड्यूटी। अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, ये स्टैम्प ड्यूटी भी एक खर्चा है। तीसरा कंसल्टेंट फी, यदि किसी कंसल्टेंट को आपने हायर किया है तो आपको कंसल्टेंट की फी देनी है कंपनी इंफॉर्मेशन के पहले।
एंड फोर्थ है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ से जिस कंपनी में जिस कंट्री में रजिस्टर ऑफिस है वहाँ आप जाएं, जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगता है तो वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। और अदर लीगल फीस एंड चार्ज, तो अदर लीगल फीस एंड जो भी चार्जेस होते हैं वो कंपनी स्टार्टअप होने से पहले भी लगती है। तो उसमें कोई भी चार्जेस होते हैं तो कंपनी स्टार्टअप होने से पहले ये चार्ज लगते हैं। तो इसको हमें एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखना है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा